नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर करा दिया था तथा पार्ट 2 में हम बाकी की विशेषताओं को पूरी डिटेल में कवर करेंगे तथा इसके साथ ही आज जो हमारा चैप्टर 3 है वह कंप्लीट हो जाएगा संविधान की विशेषताओं का। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताओं का पार्ट 2। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने संविधान की 5 विशेषताओं को कवर कराया था। पार्ट 1 में 5 विशेषताएं कौन कौन सी थी, आइए उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले हमने कवर कराया था जो हमारा संविधान है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह पहली विशेषता थी हमारे संविधान की। उसके बाद हमने कंप्लीट कराया था दूसरी जो विशेषता थी हमारे संविधान की, क्या कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में जो है विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो है कुछ विशेष प्रावधानों को हमारे संविधान में जगह दी गई है, उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने तीसरी विशेषता देखी थी हमारे संविधान की, हमारा संविधान जो है यह कठोर भी है और लचीला भी, यानी कि कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा संविधान है, इसको हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे देश में संघीय सरकार के भी लक्षण हैं और एकात्मक सरकार के भी लक्षण है, इसको भी हमने कवर कराया था। उसके बाद 5वीं विशेषता देखी थी कि सरकार का संसदीय स्वरूप। इसके बाद हम आज अगली विशेषता को देखेंगे। तो संविधान की अगली विशेषता क्या है? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारे देश में जो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र, यानी कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की जो न्यायपालिका हैं वे स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, उनके ऊपर कोई भी निकाय नहीं है। मतलब जो है ये स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यह स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से इसको स्वतंत्र रखा गया है अपना डिसीजन लेने के लिए। इसी कारण से जो इसको हम संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। आप याद देखिएगा जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसको हम संविधान का संरक्षक भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यह शीर्ष, यानी कि मैंने आपको बताया जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में सबसे ऊपर है। उसके बाद आते हैं राज्य स्तर पे हाई कोर्ट मिलेंगे आपको, और उसके बाद कुछ अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिला स्तर पे। तो इसे आप याद रखिएगा, क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यायालय का जो एकल तंत्र है केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों पर भी लागू होता है। आप याद रखिएगा हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर इसके द्वारा कोई लॉ पारित कर दिया गया तो यह जो लॉ है यह कहाँ पे लागू होगा? तो स्टेट में भी लागू होगा और सेंटर में भी, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह जो है कहाँ कहाँ लागू होता है? तो केंद्र में भी लागू होता है और राज्य में भी लागू होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अमेरिका जो देश है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में क्या प्रावधान है? अमेरिका में जो है संघीय कानून जो है संघीय न्यायालय के द्वारा बनाया जाता है और राज्य कानून जो है राज्य न्यायालय के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि संघ के जो कानून होते हैं उसको संघीय न्यायालय बनाता है और अमेरिका में जो राज्य के कानून होते हैं उसको राज्य न्यायालय के द्वारा बनाया जाता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बना दिया जाता है वह राज्य और केंद्र दोनों में लागू होता है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगली विशेषता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है संघीय न्यायालय है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है तथा यह संविधान का संरक्षक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में रखे गए हैं, अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन मौलिक अधिकारों का हनन को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका जाता है। यानी कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक जो है इन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो यह पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि वह जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। आर्टिकल 32 के तहत इसको रखा गया है। आर्टिकल जो 32 है यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संविधान की हमारी अगली विशेषता क्या है? इसमें जो है मौलिक अधिकार रखे गए, यानी कि टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र है हमारे संविधान में। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र है हमारे संविधान में। यह जो मौलिक अधिकार है इसको हम पूरे डिटेल में पूरे
डिटेल में कवर करेंगे। यह एक अलग से चैप्टर है हमारे पॉलिटी में, तो इसको हम आगे के जो हमारा लेक्चर होगा, आगे का जो हमारा अध्याय होगा, उसमें जो है इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या रखा गया, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सिर्फ ओवरव्यू को लेते चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे जब यह चैप्टर हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का। तो सिर्फ यहाँ पे एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। तो हमारे संविधान में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ये 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे लिखे गए, यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून के ऊपर आप याद देखिएगा जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या हैं, तो ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह कार्य करते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कार्यपालिका और विधायिका के कानून के ऊपर जो है निरोधक की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कार्यपालिका विधायिका के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है, अगर उस कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उन मौलिक अधिकारों को अगर मान लीजिए हनन करता है यह कानून, तो इन मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए जो है कोई भी नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, तथा सुप्रीम कोर्ट जो है इन कार्यपालिका या विधायिका की तरफ जो कानून बनाया जाता है उसको अमान्य घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है, उल्लंघन की स्थिति में उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, तथा यह जो सर्वोच्च न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। यह रिट कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मौलिक अधिकार आप यहाँ देखिएगा, जो मौलिक अधिकार है ये कुछ सीमाओं के अंदर, कुछ लिमिटेशंस के अंदर रखे जाते हैं। इन पे जो है कभी कभी कुछ पाबंदी भी लगाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई आपातकाल हमारे देश में लगाया जाता है, तो आपातकाल की स्थिति में जो है कुछ जो मौलिक अधिकार उनको छोड़कर बाकी के जो मौलिक अधिकार है वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। यानी कि आर्टिकल जो 20 व 21 है यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो है कभी भी जो है समाप्त नहीं होता है, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे समाप्त हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 व 21 के। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा संसद के द्वारा जो है अधिनियम बनाकर इन मौलिक अधिकारों को समाप्त या इनमें कटौती भी की जा सकती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है विशेषता DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक विशेषता है हमारे संविधान की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको कहाँ पे रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 में रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। आप याद देखिएगा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका कार्य क्या है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य क्या है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप याद देखिएगा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से अगर फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, परंतु DPSP जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसे आप याद रखिएगा, यह फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही संविधान में यह कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाया जाए। आप याद देखिएगा यह बताया गया, संविधान में यह कहा गया है कि अगर राज्य या केंद्र के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी प्रावधान किया जाता है नागरिकों के लिए, तो इन DPSP को ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य या कोई प्रावधान शामिल किया जाएगा। तो यह राज्य या केंद्र के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर वे कोई भी कानून बना रहे हैं या कोई भी मान लीजिए प्रावधान सम्मिलित कर रहे हैं, तो ये देश के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए ही, इन DPSP को ध्यान में रखते हुए उन कानून और प्रावधानों को लागू करेंगे। यह पूर्णतः जो है विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, तथा इनको जो है DPSP को
जो है कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। यह फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य, यानी कि अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की, इसमें जो है 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। ये आप याद रखिएगा, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है शामिल किया गया था। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में इनको मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई तो हमारे संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में है तथा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा संविधान का जो भाग 4A है, संविधान का जो भाग 4 क यानी कि भाग 4A है, इसके अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, अगली विशेषता क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि हमारा जो संविधान है इसके द्वारा जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो है भारत में किसी धर्म विशेष को जो है भारत में धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। आप याद देखिएगा, हमारा जो संविधान है किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। भारत में सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है। यह अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का। इसके साथ ही कुछ लक्षण भी हैं हमारे संविधान में जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं? पहला लक्षण है कि 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में। इसके बाद प्रस्तावना जो हमारी है वह प्रत्येक भारत के नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसके बाद धर्म के नाम पर जो है किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके बाद हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उनके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार, यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। उसके बाद हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, यह अनुच्छेद 26 में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 27 में किया गया। ये सभी लक्षण हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में जो है किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 28 में कहा गया है। इसके बाद अगली विशेषता क्या है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ये सभी लक्षण हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है, तो इसमें सम्मिलित किया गया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है, तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, यानी कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना उसे मतदान देने का अधिकार, यानी कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी उम्र भारत में 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष है, वह भारत में मतदान कर सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र भारत में 18 वर्ष है उसको मतदान करने का अधिकार है। इसे आप याद रखिएगा। वर्ष जो है और 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1988 का, इसके द्वारा जो है मतदान करने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का था उसके द्वारा मतदान करने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है वयस्क मताधिकार जो होता है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यक को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो
अगला इंपॉर्टेंट जो विशेषता हमारे संविधान की वो क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी कि हमारे देश में जो है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका में आप याद देखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है, एक तो केंद्र की नागरिकता होती है अमेरिका में और एक होती है राज्य की, परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात सिर्फ भारतीय नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी उसे नागरिकता होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो क्या है, स्वतंत्र निकाय, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा जो है कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, तो ये सभी जो है स्वतंत्र निकाय हैं जिनकी स्थापना जो है भारत के संविधान के तहत की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जो अधिकार है यह निर्वाचन आयोग के पास होता है। उसके बाद जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसको जनता के पैसे का संरक्षक कहा जाता है तथा इसके द्वारा जो है राज्य और केंद्र के खातों का अंकेक्षण किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। वहीं जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी जो है यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। उसके बाद जो राज्य लोक सेवा आयोग है यह हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, यह भी एक स्वतंत्र निकाय है। इसके बाद अगला प्रावधान जो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र है हमारे संविधान में। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका हो गया जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में आपातकाल लगाए जाते हैं उनको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं तथा यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तथा एक लास्ट इमरजेंसी है जो है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो अनुच्छेद 352 है यह किस आधार पर लगाया जाता है, तो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन है यह 2 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। मान लीजिए राज्य में, कोई भी राज्य है, उस राज्य में संवैधानिक तंत्र मान लीजिए असफल हो जाता है, अगर कोई राज्य संविधान के तहत कार्य नहीं करता है तो जो राज्यपाल होता है उस राज्य का, वह आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति को कहता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसके बाद एक अनुच्छेद है 365, इस आर्टिकल के तहत भी राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से मना कर दे तो अनुच्छेद 365 के तहत जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है। तो 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। एक आर्टिकल है 356 और एक आर्टिकल है 365, तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद एक इमरजेंसी का और प्रावधान हमारे संविधान में कौन सी है, वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल को नहीं लगाया गया है तथा यह जो अगर मान लीजिए भारत में किसी भी प्रकार की वित्तीय स्थिरता मतलब जब भारत की जो वित्तीय स्थिरता है अगर वह संकट में आ जाती है तो आर्टिकल 360 के तहत जो है भारत में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा, परंतु अभी कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपातकाल, मान लीजिए हमारे देश में कभी भी अगर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय क्या होता है, तो उस समय जो केंद्र होती है उसके हाथ में सारी पावर आ जाती है, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है वह एकदम पावरफुल हो जाती है तथा जो राज्य है वह केंद्र के हाथ में चले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी आपातकाल अगर हमारे देश में लगा दिया जाता है तो उस स्थिति में जो होता है, जो पूरी सत्ता होती है वह केंद्र के हाथ में चली जाती है और जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट जो विशेषता हमारे संविधान की है, इसके द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना। त्रिस्तरीय मतलब क्या हो गया, त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना किस प्रकार से की गई है, तो आप याद रखिएगा। ये 2 स्तरीय सरकार तो प्रत्येक देश में होती है, जैसे एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, जैसे भारत में है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एक हो गई, और एक आपकी हो गई एक केंद्र सरकार हो गई सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और एक आपकी हो गई स्टेट गवर्नमेंट। परंतु बाद में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, एक 73वां किया गया था और एक 74वां किया गया था, इसके तहत जो है भारतीय संविधान में 3 स्तरीय यानी कि स्थानीय सरकार की भी स्थापना की गई। यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट काम करेगी, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम करेगी और एक
स्थानीय लेवल पे गवर्नमेंट कार्य करेगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा स्थानीय लेवल की जो गवर्नमेंट है इसकी जो स्थापना है यह 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी। तथा इसके तहत जो है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तो 1992 का, इसके तहत जो है हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तथा जो है जो पंचायतें थी उनको जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस प्रकार से हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो चैप्टर है संविधान की विशेषताओं का वह पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल से हम जो है एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे संविधान की प्रस्तावना का, यानी कि कल जो चैप्टर हमारा 4 होगा किस पे आधारित होगा, तो वह आधारित होगा संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को हम कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।